प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या आप कह सकते हैं उत्तरदायी शासन की स्थापना का दूसरा चरण या अंतिम चरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935। ये जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है, पहली चीज आप याद रखिएगा कि ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना का अंतिम चरण है। इसके पहले आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ चुके थे, मतलब 1919 पढ़ चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 आपने पढ़ा था, जिसे हमने कहा था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना का पहला चरण, ठीक है। लेकिन आज हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना का अंतिम चरण या आप कह सकते हैं दूसरा चरण, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि वह परिस्थितियां क्या हैं जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आने का कारण क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पारित होने का क्या कारण है। तो उसमें पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर असंतोष है, ठीक है। आप ये चीज सोच रहे होंगे कि यह असंतोष क्यों है, तो आप कहेंगे कि सर इस असंतोष का कारण क्या है, असंतोष क्यों है, इसका क्या कारण है। तो आप समझा दोगे, बता दोगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भारतीयों में असंतोष है, ठीक है। और यही असंतोष है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के विरुद्ध जो असंतोष था, उसी असंतोष के कारण ही असहयोग आंदोलन, ठीक है, में क्या किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का कारण क्या है। तो हमने आपसे पहली बात कहा कि असंतोष है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह असंतोष क्यों है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में असंतोष इसलिए है क्योंकि यहां प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, असंतोष का कारण यह है कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत प्रांतों में डायरकी या द्वैध प्रणाली को लागू किया गया था, जिससे मैंने आपको बताया है कि क्या है द्वैध प्रणाली। जबकि केंद्र में जो है अनुत्तरदायी शासन की बात की गई थी, केंद्र को उत्तरदायी नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहां प्रश्न आता है कि इसी असंतोष का परिणाम था कि असहयोग आंदोलन में, ठीक है, क्या किया गया था, असेंबलियों के बहिष्कार का निर्णय किया गया था। असेंबली मतलब विधानसभाओं के बहिष्कार का निर्णय किया गया था। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उसमें बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। एक तो आपने ये चीज देखा। अब इसी असंतोष का परिणाम आया था कि स्वराज पार्टी लगातार केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, क्या कर रही थी, अड़ंगेबाजी कर रही थी, रुकावटें डाल रही थी। और स्वराज पार्टी बार बार यह मांग कर रही थी, अड़ंगे क्यों डाल रही थी, क्योंकि यह बार बार कह रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कमियां हैं, आप इन कमियों को दूर करें। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के इस अड़ंगेबाजी का परिणाम यह था कि वाइसराय रीडिंग ये क्या मजबूर हो रहे हैं, वाइसराय रीडिंग मजबूर हो रहे हैं कि वह स्वराज पार्टी की अड़ंगेबाजी को समाप्त करें, और इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी का गठन किया था। किस कमेटी का गठन किया है? अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी का गठन किया था। अब ये जो अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी है, इसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि स्वराज पार्टी जो दलील दे रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कमियां हैं, वह सही हैं। ठीक है, और इसकी जांच के लिए, किसकी जांच के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कमियों की दलील दे रही है स्वराज पार्टी, वो सही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कमियों को जांच करने और उसको रिमूव करने के लिए एक आयोग भारत भेजा जाए। ठीक है, भारत भेजा जाए, ये बात उन्होंने कहा। क्लियर? ये बात भी उन्होंने कहा। ठीक है, और इस चीज को ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार कर लिया था। और कुछ और भी कारण थे, लेकिन उसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों आया। तो अलेक्जेंडर मूडीमैन कमेटी क्या सुझाव दे रही है ब्रिटिश सरकार को कि आप एक आयोग का गठन करें और यह आयोग भारत आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कमियां हैं उसको सुधार करें। परिणाम क्या आएगा कि साइमन कमीशन का गठन होगा, साइमन आयोग का गठन हुआ। तो जब ये साइमन आयोग का गठन हुआ तो साइमन आयोग ने, ठीक है, 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड को, ठीक है, हमने यहां पर मैकडोनाल्ड लिखा है, पीएम मैकडोनाल्ड, या प्रधानमंत्री लिख देते हैं यहां पर, पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड को सौंप दिया था। और इसमें सुझाव उन्होंने क्या दिया था? सुझाव ये दिया था कि भारत में जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक बना हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक है उसको समाप्त करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया जाए, एक गोल मेज सम्मेलन लंदन में बुलाया जाए। ठीक है, तो साइमन कमीशन के सुझाव क्या थे कि भाई देखिए, आपको चाहिए कि आप एक गोलमेज सम्मेलन कहां बुलाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर एक गोलमेज सम्मेलन यह लंदन में आएगा, लंदन में होगा। क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की बात की गई थी लंदन में।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, के आयोजन का सुझाव था। ठीक है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे और इन तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे 1, 2, 3, ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन पर, ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, एक स्पष्टीकरण लाया था ब्रिटिश सदन के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, मैकडोनाल्ड सर है, और मैकडोनाल्ड सर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन पर, ठीक है, एक स्पष्टीकरण लाया था। कहां लाया था? हाउस ऑफ कॉमन में या ब्रिटेन के निचले सदन में लाया था। तो आप याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार जब किसी विषय पर स्पष्टीकरण देती है तो उस स्पष्टीकरण को क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर कहा जाता है। आधुनिक भारत सरकार भी, आप याद रखिएगा कि आधुनिक भारत सरकार भी यदि किसी विषय पर आज अपना पक्ष रखती है, स्पष्टीकरण करती है, तो उसे भी व्हाइट पेपर कहा जाता है। तो ब्रिटेन और भारत की जो सरकारें हैं, ठीक है, इनके स्पष्टीकरण को जो सदन में रखा जाता है उसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है, ये कब लाया गया था? 1933 में लाया गया था। और इसी व्हाइट पेपर का विकसित रूप क्या है? आप कहेंगे इसी व्हाइट पेपर जो 1933 में आया था, इसी का विकसित रूप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब बच्चों, अगर हम इसके बाद की बातें करें, और भी कुछ कारण हैं, तो आप कहिएगा यस सर, और भी कारण हैं। और क्या कारण है? तो आप कहोगे कि सर एक और बात है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी? आपको शायद याद हो, ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 में नेहरू समिति बनती है और दिसंबर 1928 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या बातें किया गया था? नेहरू रिपोर्ट में 2 चीजों की मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी? एक तो आप जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, ठीक, पृथक निर्वाचन चुनाव है, पृथक निर्वाचन, ठीक है, आप इसी को समाप्त कर दीजिए। सेपरेट इलेक्टोरल जो सिस्टम है, आप इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज इसमें मांग की गई थी कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाए, क्लियर? तो औपनिवेशिक दर्जा देने के लिए भी क्या किया गया था? आप कहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। ठीक है। अब एक चीज आपको और याद रखना होगा, और वो है कि कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है कि जो कांग्रेस में एकता है, उसी एकता का परिणाम है राष्ट्रवाद। तो इस एकता को ब्रिटिश सरकार तोड़ना चाहती है, और इसे तोड़ने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाती है। क्लियर? तो अब ऐसी स्थितियों में आपको ये आप जान गए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों आता है। ठीक है, उसके पारित होने का क्या कारण है। ठीक है, तो अगर हम उसकी समरी कर दें तो हम ये कह देंगे कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष था। ठीक है, वो असंतोष का क्या कारण था? तो आप कहोगे कि सर 2 कारण था। एक क्या कारण था? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, एक जो केंद्र को आपने अनुत्तरदायी दिया है, केंद्र जो है किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, और प्रांतों में जो है अकाउंटेबिलिटी का आपने डिवीजन कर दिया है। ठीक है, कैसे? प्रांत में 2 प्रकार की सरकार होगी,
ठीक है, एक गवर्नर के अधीन होगी और दूसरी जो जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार बनाई गई है उनकी सरकार होगी। ठीक है, तो जो गवर्नर के अधीन जो सरकार बन रही है वह किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार बन रही है वही अकाउंटेबल है। इस प्रकार से यह दोगलापन था और इसी दोगलेपन को समझा था कांग्रेस ने, और यही कारण था कि कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि आप केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का बहिष्कार करें। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी चुनाव जीत कर आती है, स्वराज पार्टी सदन में पहुंचती है और सदन में पहुंच करके बार बार वो मांग कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कमियां हैं आप इसमें सुधार करिए। ठीक है, और इसकी अड़ंगेबाजी के कारण, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, उसके ऊपर दबाव पड़ा था। ठीक है, और अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी का गठन हुआ था। अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि स्वराज पार्टी जो कुछ भी कर रही है वह सही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एक आयोग भेज करके उन कमियों को रूट आउट करें या पहचानें और पहचान करके उसका समाधान निकालें। फिर साइमन कमीशन आया था और यह साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था कि भारत में जो संवैधानिक समस्याएं हैं, जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए आवश्यक ये है कि हम लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। वो अलग की बात है कि उन्होंने, ठीक है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की थी लेकिन हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। खैर कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, उसका बस आप याद रखिएगा कि इसी तीनों गोलमेज सम्मेलन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो ब्रिटिश सदन में अपना स्पष्टीकरण दिया था वही स्पष्टीकरण, ठीक है, क्या कहा गया, व्हाइट पेपर कहा गया, और इसी व्हाइट पेपर का कानूनी रूप जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, मेन मैटर आपका यह है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि सर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की गई थी कि हमें औपनिवेशिक दर्जा चाहिए और आप सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को खत्म करिए। ठीक है, ये भी मांग की गई थी। और दूसरी बात ये थी कि सरकार, ठीक है, जो कांग्रेस की एकता है, ठीक है, अगर इस एकता को तोड़ देती है, ठीक है, तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में भारत में राष्ट्रवाद एक बार पुनः कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो वह इसलिए भी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 लाती है। ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रोविजंस हैं या उपबंध क्या हैं। तो आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रोविजन क्या है या उपबंध क्या है। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, तो पहली बात आप याद रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट, यह तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख था। कैसे अभिलेख है? क्योंकि इसमें कितने आर्टिकल थे? 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 321 अनुच्छेद हैं और इतने अनुच्छेद को लेकर के यह तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, और अब आपको याद रखना है कि इसके अतिरिक्त इसमें क्या था। तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक बात और कर लीजिएगा, इसमें 14 भाग भी थे और 10 परिशिष्ट भी हैं। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा। क्या दूसरी बात आपको याद रखना है? क्या इसके अंदर उपबंध किया गया था? तो आप कहेंगे कि सर जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें प्रस्तावना 1919 की ही रखी गई थी। ठीक है, मतलब इसमें नई कोई प्रस्तावना नहीं लाई गई। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए ये प्रस्तावना 1919 को रखने का क्या कारण था। ठीक है भाई, जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन देने जा रहे हैं किसी देश को तो आप उसकी प्रस्तावना नई क्यों नहीं लिख सके? 1919 की जो प्रस्तावना है आपने इसे ही क्यों
अपनाया? तो आप कहेंगे क्योंकि सर अंग्रेजी जो प्रशासन है या ब्रिटिश इंडिया का जो प्रशासन है वो नहीं चाहता था कि भारत को पूर्ण स्वराज दिया जाए। वह क्या चाहता था? भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और यही कारण था कि उसने प्रस्तावना को में कोई चेंज नहीं किया, प्रस्तावना को उन्होंने हुबहू उतार लिया। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, दूसरा इसमें प्रोविजन क्या है? तो इन्होंने कहा था दूसरा प्रोविजन कि भारत में एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना होगी, मतलब अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बातें की गई थी यहां पर। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात यहां की गई थी। ठीक है, अब ये अखिल भारतीय संघ को बनाने का क्या उपाय बताया गया था? तो इसमें यह बताया गया था कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत हैं, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत हैं और जो प्रिंसली स्टेट हैं, मतलब जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं या प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, इन्हीं को मिलाकर के ये प्रिंसली स्टेट इधर हो गया और ये ब्रिटिश इंडिया के प्रांत इधर हो गए। ठीक है, इन्हीं को मिला करके अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी। एक बात तो इन्होंने ये कहा कि अखिल भारतीय संघ होगा। अब इसमें दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा? तो इसमें उन्होंने कहा कि साहब आप ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों को ले लीजिए, ठीक है, और देसी रियासतों को ले लीजिए। तो ब्रिटिश इंडिया के कुल प्रांत कितने गिनाए गए थे? 11 गिनाए गए थे। ठीक है, और इसमें 4 कमिश्नरियां भी गिनाई गई थी। ठीक है, और इधर देसी रियासतें थी। ठीक है, अब ये जो देसी रियासतें थी यह कुल कितनी थी? तो आप याद रखिएगा 562 थी। ठीक है, इन्हीं को मिलाकर के अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या कि जो देखिए ये शर्त क्या है, ये देखिए शर्त में ये लिखा हुआ है विलय पत्र। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन या विलय पत्र। अब ये चीजें क्या है? तो आप कहोगे कि सर ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत होंगे और जो 4 कमिश्नरियां होंगी, इनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट हैं, देसी रियासतें हैं, वह करें या ना करें इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट को इन्होंने क्या दे दिया? एक विकल्प दे दिया ना कि आप कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने में क्या हुआ? असफल रहा। ठीक है, और अब दूसरी बात, अगला क्या प्रोविजन था? तीसरा प्रोविजन आएगा। अगर हम तीसरे प्रोविजन की बात करें तो इसमें तीसरा प्रोविजन तो सर ये था। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया था। ठीक है, भारत की संसद तो होगी, लेकिन भारत की संसद के ऊपर भी, ठीक है, ब्रिटिश संसद होगी। अर्थात कानून निर्माण में ब्रिटिश संसद ये क्या होगी? सर्वोच्च होगी। ठीक है, और एक बात इसमें और कही गई थी। ठीक है, वो क्या बातें कही गई थी? तो आप कहोगे कि सर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के साथ साथ एक बात और थी कि इन्होंने प्रांतों में द्वैत प्रणाली को खत्म कर दिया था। ये तो उन्होंने कहा कि सर हम प्रांतों में जो ये डायरकी को लागू किए हुए हैं,
मतलब प्रशासन के दोगलेपन को जो लागू किए हैं, ठीक है, द्वैध प्रणाली को जो लागू किए हैं, हम इस द्वैध प्रणाली को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं आप इसे समाप्त कर दो, मतलब समाप्त करेंगे या कर दो, मतलब ये निर्देश दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि डायरेक्टरी समाप्त होगी। कहां? प्रांतों से समाप्त होगी। और कहां स्थापित हो जाएगी डायरेक्टरी? आप कहोगे कि सर केंद्र में यह स्थापित हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टरी कहां पर समाप्त हो रही है? प्रांतों में समाप्त हो रही है और केंद्र में, ठीक है, यह स्थापित होगी। लेकिन बच्चों आपको याद रखना होगा कि इन सब के बावजूद भी केंद्र जो है, केंद्र में द्वैध प्रणाली तो थी, लेकिन केंद्र जो है इसके बावजूद भी अनुत्तरदायी बना रहा। ठीक है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी न तो सदन के प्रति और न ही भारत की जनता के प्रति, ब्रिटिश भारत की जनता के प्रति। इसके साथ एक बात और कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो भी पॉइंट चल रहे हो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मेरी समझ से शायद 4th पॉइंट होगा। तो अगर अब हम देखें कि 4th पॉइंट क्या कह रहा है, तो 4th पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है, कि यहां पर सब्जेक्ट बनाए गए थे, मतलब सूचियां बनाई गई थी, विषय सूचियां। और ये जो विषय सूचियां थी, ठीक है, ये कितनी थी? तो आप कहोगे कि सर ये 3 थी, 1, 2 और ये 3। ठीक है, एक केंद्रीय सूची थी, दूसरी प्रांतीय सूची थी और तीसरी समवर्ती या कॉन्करेंट सूची थी। ठीक है, मतलब आप ये देख रहे हैं, सोचिए केंद्रीय सूचियां। तो ये देखिए कह रहा है कि जो लिस्ट होंगे, कैसी लिस्ट? आप कहेंगे विषयों का विभाजन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, शासन के जो विषय हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, क्या किया गया था? तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट में, ठीक है, इन्होंने 3 सूचियां दिया था, केंद्र राज्य संबंध में 3 सूचियां दिया था, 1, 2, 3। एक था सेंट्रल लिस्ट, दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर कितने सब्जेक्ट रखे थे? 54 सब्जेक्ट इन्होंने रखा था। और ये सारे के सारे जो 54 सब्जेक्ट्स हैं, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, सॉरी ये 54 नहीं 59 है, ठीक है 59 है, ठीक है 59 है, केंद्रीय सूची में 59 होंगे। ठीक है, और ये 59 सब्जेक्ट क्या है? आप कहेंगे ऑल इंडिया लेवल की बात थी, मतलब यह के प्रांतीय नहीं केंद्रीय महत्व की सूचियां थी। प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट थे और जो समवर्ती सूची है इसमें 36 थे। अब बात आती है कि जो इन तीनों सूचियों में नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? तो अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, और अब एक पॉइंट इसके अंदर हमको और जानना होगा और वो है कानून निर्माण की सीमाएं। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, अभी मैंने आपसे कुछ बात करी थी और ये कहा था 5th नंबर का पॉइंट होगा मेरी समझ से। और ये जो 5th पॉइंट है इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि जो ब्रिटिश संसद है उसको, ठीक है, ब्रिटिश संसद को, जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसके ऊपर रखा गया था, मतलब ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च बनाया गया था। तो अब जो भारतीय संसद है इसके कानून निर्माण की सीमाएं निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश भारतीय संसद के कानून निर्माण की सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? तो आप कहिएगा कि भारतीय जो संसद है या ब्रिटिश भारतीय जो संसद है वह 2 जगहों पे कानून निर्मित नहीं कर सकती है। एक, शाही परिवार से संबंधित कोई भी नियम नहीं बना सकती है। ठीक है, शाही परिवार से संबंधित वह कोई नियम नहीं बना सकती। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप सेना में, ठीक है, थल सेना
और वायुसेना से संबंधित कोई कानून नहीं निर्मित कर सकते। क्लियर? फिर 6 क्लॉज क्या था इसके अंदर? तो आप कहोगे कि 6 प्रोविजन क्या है? तो इन्होंने कहा था, ठीक है, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति है। तो मैं यहां आपको समझाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि देखिए, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने का राइट्स किसको दिया? इन्होंने वाइसराय को दिया। क्लियर? अब ये जो वाइसराय है ये कब अध्यादेश ला सकते हैं? ठीक है, जब सदन का सेशन ना चल रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? और अब 7th पॉइंट, वीटो का राइट्स। तो वीटो का राइट्स भी आप जान लो। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये वाइसराय महोदय को क्या कर रही है? तो आप कहोगे कि ये वीटो का राइट्स भी देती है। ठीक है, एक बात तो ये रही। सेकंड चीज, उन्होंने एक बात 8वीं पॉइंट भी रख लीजिए आप, इन्होंने महामहिम सम्राट को भी वीटो का राइट्स दे दिया। ठीक है, तो सम्राट को भी वीटो का राइट्स दे रहे हैं कि मतलब वाइसराय के वीटो को सम्राट अपने वीटो के द्वारा क्या कर सकते हैं? ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और 8 9th पॉइंट कर लीजिएगा। और तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार वाइसराय महोदय को दिया गया था। मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लोकसभा और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जिसे आज हम लोग वर्तमान में कहते हैं। तो उस समय लोकसभा को क्या कहा जाता था? पीपुल्स हाउस। ठीक है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो उन दोनों के सेशन को बुलाने का, ठीक है, अधिकार किसको था? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको था? आप कहेंगे कि सर वाइसराय महोदय को था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रांत में क्या व्यवस्था दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। प्रांत में उपबंध, ठीक है, या प्रांत के लिए उपबंध कर लीजिए। प्रांत के लिए प्रोविजंस क्या है या उपबंध क्या है? तो आइए जरा देखते हैं कि प्रांतों के लिए, ठीक है, क्या प्रोविजंस है या उपबंध क्या क्या है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, पहली चीज, प्रांतों से तो उन्होंने द्वैत प्रणाली को खत्म कर दिया था। ये अभी हमने आपको बता दिया था कि ये डायरकी जो है प्रांतों से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा कुल प्रांत कितने बनाए गए थे? आप कहेंगे कि सर 11 प्रांत बनाए गए थे। 11 प्रांत बनाए गए थे और 4 कमिश्नरियां बनाई गई थी। ठीक है, 4th जो है ये कमिश्नरियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच में जा रही है। ठीक है, ये 4th कमिश्नरियां भी अगर आप जानना चाहें तो आप उसे लिख लें। दिल्ली, बलूचिस्तान, फिर अजमेर और मारवाड़ एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अंडमान निकोबार कर लीजिएगा। ये 4 कमिश्नरियां हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये 4 कमिश्नरियां हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुल 11 प्रांत थे, जिसमें से 5 प्रांतों में, ठीक है, केवल 1 सदनी विधानसभा होगी, जबकि 6 प्रांतों में, ठीक है, द्विसदनी थी, बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता था या लेजिस्लेटिव थी,
ठीक है ना। तो ये जो 6 प्रांत हैं जहां पर विधान परिषद भी थी, ये कौन कौन थे? ठीक है, 6 प्रांत ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर क्या है, विधान परिषद भी थी। अब ये जो 6 प्रांत हैं आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, तो आप याद रखेंगे। एक तो मद्रास होगा, दूसरा क्या होगा तो आप कहोगे बंबई होगा, तीसरा क्या है बंगाल होगा, और चौथा क्या होगा संयुक्त प्रांत होगा या वर्तमान का यूपी होगा, और फिर क्या होगा बिहार और असम। ठीक है, ये आपके 6 प्रांत हमने आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और भी याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट पहलू है आपके लिए, ठीक है, वो है कि भारत परिषद को उन्होंने समाप्त करने की घोषणा भी कर दिया था। मतलब जो भी पॉइंट चल रहा हो, 10th और 11th पॉइंट चल रहा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत परिषद को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ये तो नहीं होगा, इंडिया काउंसिल नहीं होगी, परंतु भारत सचिव का पद ये बना रहेगा। जो भारत सचिव हैं इनका भारत सचिव का यह पद बना रहेगा, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का यह पद बना रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि भारत सचिव महोदय की सहायता करने के लिए 3 सदस्यों का एक समूह होगा, ठीक है ना। अब एक बात आपको और याद रखना होगा कि प्रांतों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पुनः एक बार हम लोग चलते हैं न्यायालय की तरफ। तो यहीं पर हम लोग कर देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, ठीक है, एक न्यायालय की स्थापना किया था, और वो न्यायालय क्या था, ठीक है, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट या आप कह सकते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था। ठीक है, फेडरल कोर्ट। अब यही जो फेडरल कोर्ट है वो 1949 से सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फेडरल कोर्ट है या संघीय न्यायालय है, ठीक है, यह कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा, तो आप कहेंगे इसमें 7 न्यायाधीश होंगे। एक जो न्यायाधीश होगा वो मुख्य होगा और 6 अन्य न्यायाधीश भी होंगे, ठीक है। और इसकी जो बैठक होगी, इसका जो पीठ बनाई गई थी जहां से निर्णय देती थी वह था क्या, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर प्रिंस ऑफ चैम्बर, या आप कह सकते हैं सेंट्रल हॉल से ये बैठ करके अपना निर्णय करती रहती थी, ठीक है। और अब इसका कार्य क्या था, फेडरल कोर्ट का कार्य क्या था, तो आप कहोगे कि सर फेडरल कोर्ट का जो कार्य था वह मुख्यतः 2 था। एक क्या है, आप कहेंगे कि सर संविधान की व्याख्या करना, और दूसरा था केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण करना। मतलब जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें अगर कोई विवाद आएगा तो उसका समाधान फेडरल कोर्ट करेगी। और दूसरी बातें क्या थी कि जो संविधान है जिसकी धाराएं यहाँ स्पष्ट नहीं है, उस धाराओं की स्पष्ट व्याख्या कौन करेगा, आप कहोगे कि सर फेडरल कोर्ट करेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो विधानमंडल है वह कैसे कैसे। तो आप कहेंगे जो पार्लियामेंट है या विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, थोड़ा इसके बारे में देख लें, इसका क्या कंपोजिशन की बातें इन्होंने किया था। तो आपको याद रखना होगा कि जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउस बनाए गए थे, ठीक है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि पॉपुलर हाउस या निम्न सदन, या पीपल्स हाउस निम्न सदन, और दूसरा है उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन, या आप कह सकते हैं इसी को लोअर हाउस लिख सकते हैं। और दूसरा है इसको आप अपर हाउस लिख सकते हैं। अपर हाउस, ठीक है, इसी को आप पीपल्स हाउस
लिख सकते हैं, इसी को आप काउंसिल ऑफ स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि निम्न सदन कितने सदस्यों से बनेगा, तो इसमें इन्होंने कहा कि 375 सदस्यों से बनेगा। ठीक है, इसी को मतलब ये जो निम्न सदन है इसको आप फेडरल असेंबली भी कह सकते हैं, फेडरल असेंबली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुल कितने सदस्य होंगे, 375 सदस्य होंगे। अब ये जो 375 सदस्य होंगे उसको आप दो भागों में बांट दीजिए, 375 को आप दो भागों में बांट दीजिए, तो दो भागों में कितना बटेगा, आप कहोगे कि सर 250 और 125। ठीक है, ठीक है, ये सदस्य होंगे। ठीक है ना, और आप याद रखिएगा कि ये जो 250 सदस्य आएंगे ये कहां से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत हैं, ठीक है, उनसे चुनकर आएंगे। सॉरी, ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से ये चुनकर आएंगे और इसके लिए, ठीक है, 10 से 15% जनता इसमें मतदान करेगी। ठीक है, और ये जो 125 सदस्य आ रहे हैं, ये 125 सदस्य कहाँ से आएंगे, आप कहेंगे सर इनका मनोनयन होगा, मनोनीत होंगे ये, तो इनका मनोनयन कौन करेगा, मनोनीत कौन करेगा इनको, तो आप कहोगे कि सर प्रिंसली स्टेट्स करेंगे, देसी रियासतें करेंगे। ठीक है, और जो उच्च सदन आया था उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो उसमें 260 सदस्य थे। ये उच्च सदन में कुल कितने मेंबर्स थे, तो आप कहोगे कि सर 260 मेंबर्स थे। अब ये जो 260 मेंबर आते हैं इसमें से आपको करना क्या है, 156 और 104 कर देना है। ठीक है, 260 में 156 और 104 की बात आप करिए। ठीक है, तो 260 हो गया, 156 जो होंगे ये कहां से आएंगे, तो आप कहोगे कि सर यह ब्रिटिश इंडिया की तरफ से आएंगे, और जो 104 हैं वो प्रिंसली स्टेट की तरफ से आएंगे या देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सर जो ये फेडरल असेंबली है इसका जो कार्यकाल होगा ये 5 साल होगा, और ये जो उच्च सदन है इसका कार्यकाल बहुत ज़्यादा दिया गया था और यह 9 वर्षों के लिए था। मतलब जो उच्च सदन है इसका कार्यकाल क्या था, 9, और फेडरल असेंबली का जो समय है, अवधि है, वो कितना था, तो आप कहोगे कि सर वह, ठीक है, 5 साल था। लेकिन आपको एक यहाँ और बड़ी बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर राज्यसभा को या उच्च सदन को अस्थाई सदन के रूप में बनाया गया था। किस रूप में, अस्थाई सदन बनाया गया था इसमें। ठीक है, क्लियर, परमानेंट है, मतलब इसको आप ये डिसॉल्व नहीं होगा, यह अनवरत बना रहेगा, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष रिटायर होंगे। ठीक है, और एक पॉइंट इसके अंदर और कहा गया था। ठीक है, बहुत समय से कांग्रेस मांग कर रही थी, क्या कर रही थी, नहीं चाहते हम औरों के मुख की रोटी खाना, इसलिए आप भारत से बर्मा को अलग करो, जिससे बर्मा अर्थात म्यांमार, ठीक है, आप इनको अलग करो। ठीक है, तो बर्मा को अलग कर दिया था, और किसको अलग किया था, आप कहेंगे बरार को और अदन को भी अलग किया गया था। बस इतना आप याद रखिएगा, बर्मा और अदन को, ठीक है, यह ठीक भारत की संप्रभुता से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, और हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ख़त्म कर दिया है। और ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पर आप एक कोटेशन याद रखिएगा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह दास्ता का सबसे बड़ा चार्टर है, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यह दुनिया के सबसे बेकार अधिनियमों में से एक है और इसे, ठीक है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही भारत में 1937 का चुनाव हुआ था और इसमें, ठीक है, इस चुनाव के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारत की एकता को तोड़ने में सफलता पा लिया था, ठीक है। और जैसे ही ये चुनाव होगा, ठीक है, लोग उसमें कांग्रेस की बड़ी उपलब्धियों पर गुणगान तो करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा उस समय एक तरफ जहां कांग्रेस का गुणगान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग मुस्लिम लीग की एक शक्ति को नहीं देख पा रहे थे और मुस्लिम लीग की वह शक्ति थी विध्वंसात्मक शक्ति और इसी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पावर के कारण मुस्लिम लीग ने, ठीक है, भारत को तोड़ दिया, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू मित्रों, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।